गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक अपने को मिला है, ये ज्योग्राफी में लेसन 3 है, हाइड्रोस्फीयर। पहले लेसन में, फर्स्ट लेसन में बताया था मैंने आपको कि 3+1 का एक फार्मूला था। लिथोस्फीयर जमीन वगैरह, एटमॉस्फेयर एयर वगैरह, हाइड्रोस्फीयर वाटर। ये 3 एबायोटिक बताए थे मैंने, जिसमें मतलब नॉन लिविंग, और एक बायोटिक बताया था बायोस्फीयर, जिसमें प्लांट्स और जू यानी प्लांट्स और एनिमल थे। तो हमने इन 3, अभी हम जो ये 3 है, इस फार्मूले को आप डिटेल पढ़ रहे हैं। तो हमने डिटेल एटमॉस्फेयर को भी डिटेल पढ़ लिया था। इसके बाद में इसमें नॉन लिविंग स्फीयर में आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के कुछ फैक्ट्स नोट कर लेते हैं। जैसे फैक्ट्स आते हैं ना इस तरह से, वीडियो वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह, छोटे छोटे एक फैक्ट्स का एक वीडियो बना दिया, दूसरे का दूसरा बना दिया, इस प्रकार से फैक्ट्स नोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रो मीन्स वाटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ये वाटर जो है, ये कहाँ है अपने चारों तरफ? अरे भाई बोलो, सबसे ज्यादा तो हम ओशियन को मानते हैं, ओशियन में। उसके बाद में सबसे कम आइस में। उसके बाद में ये आपके लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, पीने के पानी के, मीठे पानी की झीलें, इनमें सबसे ज्यादा पानी। इससे कम क्लाउड्स में, इससे कम, बोले ये फ्रेश वाटर की लेक थी, और ये सैलाइन साल्टी लेक्स। बहुत सारी हैं साल्टी लेक्स, सांबर लेक है, डीडवाना लेक है, इधर आपकी तुर्की के अंदर है, डेड सी है। डेड सी के बारे में तो बीच में पढ़ेंगे अपने। ये साल्ट लेक्स, इसमें कम है। इसके बाद में आप आ जाइए सबसे कम, जिसको आप सबसे ज्यादा समझते हो कि दुनिया में जितनी नदियां हैं कितनी फुल ऑफ वाटर होती हैं, तो रिवर का तो सबसे पहले आना चाहिए। नो, सबसे लास्ट में रिवर। इनका परसेंटेज वाइज देखें तो 97.3% ओशियन के अंदर समाया हुआ है वाटर सारा। और रिवर का देखें, जिसको आप सबसे ज्यादा समझते थे, 0.0001% है ना तंबे की बात। तो फैक्ट्स में हाइड्रोस्फीयर की ये आता है। बाकी क्या है कि इसी के बीच में अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वो भी हाइड्रोस्फीयर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3+1 वाला है, ये 4 जो अपने स्फीयर बताए हैं, ये एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर है तो ये बिल्कुल अलग हो। अरे भाई, इसमें एटमॉस्फेयर भी फंसा हुआ है, वाटर वेपर भी फंसी हुई है। आज से पहले, अब ग्राउंड वाटर, जमीन से भी तो कुओं से दुनिया भर का पानी निकालते हैं अपने। ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर बहुत पानी है। जैसे अब जब लिथोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि ये जमीन के अंदर है, इस तरह के पानी के स्ट्रक्चर बने हुए जमीन के अंदर, जहां पानी भरा हुआ है। और जो ही अपने कुआं खोदते हैं, इस तक पहुंचते हैं, ये ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, पीते हैं, लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ये जो है इस तरह का आपका सीरियल कब रहेगा, कम 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 होता हुआ रिवर तक आ गया आपका। मजे की बात यह है कि फैक्ट्स में दूसरी चीज ये है कि ये जो हाइड्रोस्फीयर है,
ये धरती के ऊपर 71% है, यानी वाटर कितना है धरती के ऊपर टोटल 71%। 71%। और इसमें भी मजे की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 29% लैंड के ऊपर है। 29% लैंड के ऊपर है 71%। और अचंभे की बात यह है कि अपने जो आदमी के जो शरीर में बॉडी के अंदर जो टोटल जो वाटर देखते हैं वो भी 70% है। जितना हाइड्रोस्फीयर बाहर है उतना ही हाइड्रोस्फीयर परसेंटेज अपने शरीर में। यह भी एक अचंभे की बात है। इसके बाद में फैक्ट्स में अपने पढ़े तो अर्थ रॉक वुडाइट, रॉक एक अंदर जमीन के अंदर, धरती के अंदर, अर्थ के अंदर एक ऐसी रॉक है जिसको रॉक वुडाइट कहते हैं। रॉक वुडाइट। मैंने ये नाम क्यों रखा? ये रॉक कितनी नीचे है अपनी, जैसे अब अपने सरफेस पर खड़े हैं, कितनी नीचे है ये रॉक? ये 700 किलोमीटर नीचे है अपने से। इसका नाम और इसकी जो डेप्थ है, क्यों बता रहा हूं मैं? Why I am telling you the depth and name of this type of rock? Because it has the highest water quantity in reserve underground the earth. ये क्या रिजर्व है पानी का? बिल्कुल है, वैज्ञानिकों ने इसका शोध करके बताया कि जितना समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर जो पानी है उसका 3 टाइम पानी जमीन के अंदर कैद है। कहां पर कैद है? रॉक वुडाइट में, जो कितना किलोमीटर नीचे है? 700। फैक्ट्स और हाइड्रोस्फीयर के बारे में जो इंटरेस्टेड फैक्ट्स है वो अपने कर रहे हैं। अब आइए आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसे कहते हैं? भाई साइकिल तो वही हुआ जो घूमेगा, उसी को साइकिल कहेंगे। एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था कि वाटर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड जो है, पानी है, वो वेपर में बदलता है। वेपर क्या है कि ऊपर आसमान की तरफ जाती है, वहां कंडेंसेट हो जाती है लो टेम्परेचर के कारण, और फिर वो लिक्विड में बदल जाती है। लिक्विड वापस बरस जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, रेनफॉल हो जाती है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस प्रकार का हुआ? मैंने एटमॉस्फेयर में 3 टाइप के रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन बताया था, रिलीफ का बताया था, साइक्लोनिक बताया था, एक कन्वेंशनल बताया था। तो इस हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है ये 3 पॉइंट पर डिपेंड है। इवापोरेशन मतलब वेपर बनना, किससे? टेम्परेचर से। और दूसरा, ये कहां जाएगी ये वेपर? अरे भाई ऊपर जाएगी, जहां कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही तो जाएगी। ये तो नियम है, ज्यादा जो है वो कम की तरफ जाता है, ज्यादा जो है वो कम को देता है कि तू भी ले ले। किसी भी सिद्धांत, चाहे गर्मी का हो, चाहे वाटर वेपर का हो, चाहे आपकी सैलिनिटी का हो, आगे पढ़ेंगे सैलिनिटी का मामला हो, तो इवापोरेशन के बाद में जो वेपर जो ऊपर जाएगी कोल्ड टेम्परेचर में, तो वहां कंडेंसेशन हो जाएगा, अब ये बूंद बन गया, ये वाटर जो है हाइड्रो, ये बूंद बन गया। तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया। आगे बात समझ में? ये 3 बातों को लिखकर आप इस साइकिल को समझा सकते हो। व्हाट डू यू मीन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल?
अरे भाई इसको वाटर साइकिल बोल दीजिए, वाटर साइकिल। तो टोटल जो है ये नहीं कह सकते कि रिवर में कम हो जाएगा ओशियन में बढ़ जाएगा, रिवर ओशियन में जा रही हैं कम हो जाएगा, बादल कम आएंगे घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, परसेंटेज फिक्स रहती है इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण। अब लोग इस तरह से करते हैं, अरे इतनी पॉपुलेशन होगी, पानी 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 की कमी होगी। पानी की कमी नहीं होगी, जो गॉड सूर्य है वो इवापोरेशन करता रहता है और कंडेंसेशन होता रहता है और प्रेसिपिटेशन होती रहती है। जो पानी का आज जो रेशियो है, जो आज अवेलेबल है वो होगा, वही रेशियो आगे रहेगा। इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फैक्ट्स के बारे में आपने जान लिया। अब जो है सबसे ज्यादा पानी किसमें, 97.3 ओशियंस के अंदर है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्स में ओशियंस का नाम तो लिखा, अंडरग्राउंड वाटर का नाम लिखा, लेक्स का लिखा, क्लाउड्स का लिखा, रिवर्स का लिखा, लेकिन सी कहीं नहीं आया। जो कि सी तो बहुत है, लगभग 100 के आसपास सी है, वो नाम नहीं आया। ये सिर्फ ओशियंस के रूप हैं सी। जो ओशियंस का जो वाटर है, ओशियन का वाटर है, जो जिस आपके जमीन के पास, लैंड के पास लग जाता है, उस पानी को थोड़ा सा उसके आसपास को वो सी। जैसे आपका ये जैसे ये साउथ साउथ चाइना के पास लग गया पानी, साउथ चाइना सी हो गया। जैसे ये जापान के पास, ये जापान है, जापान के पास लग गया तो ये जापान सी हो गया, जापानी सी। जैसे ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरियन, मिड में ये मेडिटेरियन, यूरोप और इसके बीच में मेडिटेरियन सी हो गया, ये सेल्टिक सी हो गया, ये नॉर्थ सी हो गया। तो जिस जमीन के पास इधर क्या है, अरब के पास लगेगा वो अरब सी हो गया ये। तो जिस जमीन के पास ओशियन लगता है उस पानी को वही नाम दे देते हैं। तो मतलब क्या है, पानी को किनारा मिल गया और उस पानी का नाम उस किनारे के हिसाब से कर दिया गया, उस बैंक के हिसाब से, वो वही सी कहलाया। ओशियन का मतलब बहुत बड़ा वाटर, जिसको कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई अंत एक प्रकार से नहीं है। ओशियन और सी का डिफरेंस मैंने बताया, आपको समझ लेना चाहिए। तो 97.3 जो ओशियन में वाटर है, क्या ये पड़ा रहता है जैसे आपके गिलास के अंदर पानी रखा और वैसे ही पड़ा रहता है? और ये नेचर का एक बर्तन है, एक वेयर है, उसके अंदर पानी डाल दिया और वो पड़ा है? नो। दुनिया के अंदर हर चीज मूवमेंट में, एयर का मूवमेंट पड़ा ही था, हाइड्रो भी मूवमेंट में, और हाइड्रो हाइड्रो भी मूवमेंट में है। तो हाइड्रो जो मूवमेंट में है, ये किस कारण से मूवमेंट में आता है? 97.3 लगभग क्या अप्रोक्सीमेट सारा ही वाटर आ गया। अब वाटर मूवमेंट में कैसे आएगा? सबसे बड़ा आपको अचंभा होगा, अचंभा करने वाला फैक्ट है कि मान लो कोई वाटर यहां है, आज कोई 1 लीटर पानी है, एक एटम वाटर का यहां पर है, वो 1000 ईयर के बाद घूमता हुआ, मूवमेंट करता हुआ, सारे घूमता दुनिया में, यहाँ ब्लू है, वाटर है सारा, ये ब्लू 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 यहां होता, 1000 ईयर बाद वापस इसी जगह पर आ जाता है। ये एक एस्ट्रोनॉइजिंग फैक्ट है। तो ये आता कैसे, ये मूवमेंट कैसे लेता है, क्या फैक्टर्स हैं?
जो मूवमेंट, जैसे एटमॉस्फेयर के लिए एक फैक्टर, एटमॉस्फेयर के लिए फैक्टर बताया था मैंने, टेम्परेचर। टेम्परेचर को याद करें, सारा एटमॉस्फेयर याद हो जाएगा, सारी फिजिकल एक्टिविटी एटमॉस्फेयर की वो याद हो जाएंगी टेम्परेचर से, कहाँ कम होता है, कम ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से, और उसी हिसाब से अपने लेयर्स को भी बांटा था। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स थी, एटमॉस्फेयर याद कीजिए, 5 फिंगर्स हैं। और यही फार्मूला हाइड्रोलॉजिकल, जो ये स्फीयर है, वाटर स्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, यही आप चीट कोड इसका बना लीजिए 5। इसी 5 से एटमॉस्फेयर याद रहा आपको, और इसी 5 से आपको हाइड्रोस्फीयर याद रहेगा। और इसी 5 के अंदर जो सर्कुलेशन है वाटर का, ओशियन वाटर का जो सर्कुलेशन है, वो अपने स्टडी करेंगे विद इन 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स ऑफ पाम। ये आज का अपना चीट कोड है। इस चीट कोड को पांचों को बारी बारी से डिकोड कर लेते हैं अपने। सबसे अच्छा, ये जो चीट कोड है, इसको याद कैसे रखना है कि पहले पानी का मूवमेंट है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे आराम से पानी जो है मर्जिंग हो रहा है, साल्टी वाटर और फ्रेश वाटर धीरे धीरे मर्जिंग हो रहा है, धीरे धीरे, वेरी स्लोली स्लोली। तो एक मोमेंट जो वाटर का, मोमेंट के बेस पर ये चीट कोड बनाया है वाटर के। तो एक क्या कि स्लोली स्लोली मूवमेंट जो है वो सैलिनिटी में पढ़ेंगे अपने। फिर क्या है कि थोड़ी तेज रफ्तार से, ये थोड़ा बड़ा कर दें, थोड़ी तेज रफ्तार से, ये करंट, पानी की धाराएं जो समुद्र के अंदर अंदर पानी जा रहा है, इनको रिवर्स ऑफ ओशियन भी कहते हैं। ओशियंस की भी रिवर होती हैं, बिल्कुल होती हैं, वो अब याद करोगे, जिसको रिवर्स नहीं कह के करंट बोल देते हैं। है तो रिवर ही, मूवमेंट हो रहा है वाटर का, सैलिनिटी, करंट नीचे नीचे हो रहा है। इससे ज्यादा वेव, अब ये वाटर जो ऊंचा भी जाने लग गया, नीचे भी जाने लग गया, ये वेव जो है, जो समुद्र के अंदर हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, जो फिक्स विंड्स हैं, वो इन वेव्स को, जब आप कभी सी को, कोई ओशियन को, सी को कभी देखा होगा, तो देखा होगा कितनी वेव्स आती हैं और कितनी जाती हैं वेव्स, और कितना तेजी से इस तरह से यूं चलता है। तो मूवमेंट बढ़ गया ना, वेव 1 2 3 वेव्स आ गई। अब अपने जो चौथा है, जो फोर्थ है, वो मोमेंट है टाइड्स का। टाइड्स ऊंचा, पहले तो पानी जो हॉरिजेंटली जा रहा था, वेव्स में थोड़ा सा वर्टिकल ऊंचा चढ़ा है, पावर लेकर, स्ट्रेंथ लेकर, विंड्स की स्ट्रेंथ लेकर ऊपर चढ़ा है। और फोर्थ के अंदर क्या है कि टाइड्स जो है इतना ऊंचा चढ़ा, इतना आ गया, उसको इतनी स्ट्रेंथ मिल गई कि वो शेल्फ या किनारे पर आ गया, जमीन के किनारे पर आ गया, जिसको ज्वार भाटा वगैरह कहते हैं, ये किनारे पर आ गया। इसको इतनी स्ट्रेंथ मिल गई कि यहां मान लो ये जमीन है, तो वाटर जो है यहां आ गया, ये सी है तो यहां आ गया, ये इतनी स्ट्रेंथ मिल गई, जमीन के ऊपर आ गया समुद्र या सी या ओशियन, ये वाटर राइट। 5 जो है वो सबसे खतरनाक है, उसको मैं नहीं लिखूं तो ही ठीक है, सुनामी। लेटेस्ट सुनामी शायद 2004 में आई थी, 26 दिसंबर को, और 2.5 लाख लोग उसमें मरे थे।
ये वाटर तो इतना ऊंचा चढ़ गया, यहाँ जो ऊपर ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उनको भी ले गया साथ में किनारे पर। तो आप देखिए, वाटर के हॉरिजेंटल मूवमेंट से होता हुआ वर्टिकल मूवमेंट्स के हिसाब से ओशियन में अपने कोड बना लिया है भाई। अब इसको डिकोड कर लेते हैं। सैलिनिटी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, कोई भी चीज हो, हाई से लो की तरफ जाती है, क्योंकि लो में खाली स्थान होता है, उसको भरने के लिए हाई वाली चीज है वो लो की तरफ जाती है। तो अपने क्या है कि सैलिनिटी की बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, डिकोड करते हैं अपने फर्स्ट फैक्टर को, सैलिनिटी। साल्ट भाई ये तो पता ही है कि आप जो ओशियन का वाटर है वो पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? बहुत ज्यादा साल्टी होता है, ये स्वास्थ्य को खराब कर सकता है पीते ही। कौन से साल्ट होते हैं भाई इसमें जो इतना खारा हो जाता है समुद्र का पानी? और आते कहां से हैं ये साल्ट समुद्र के अंदर? देखिए, पहले तो देख लीजिए कौन से साल्ट होते हैं। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट कौन सा है जिसको साल्ट कहते हो? टेबल पर सब्जी वगैरह और बनाते हो, उसमें डालते हो, खाने के अंदर काम लेते हो। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट। सबसे ज्यादा कौन सा साल्ट होता है इस ओशन के वाटर में? कोई पूछ ले आपको, भाई साहब सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट होता है। और कौन से साल्ट होते हैं इसके अलावा, जानते हो? बोले हाँ साहब, ये मैग्नीस मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट भी इसमें होते हैं सोडियम के अलावा, ये बता दें। लेकिन सबसे ज्यादा ये टेबल साल्ट होता है। आते कहां से हैं ये साल्ट? ओशन के अंदर ये खारा बना देते हैं इसको। भी जितनी भी रिवर्स है, जैसे मान लो साउथ अफ्रीका में ये अमेजन अमेजन रिवर्स है, ये पानी यहाँ गिरता है अटलांटिक में। ये अपने इंडिया है, इधर इंडिया से गंगा, हमारे ये इंडिया, ये इंडिया है, तो यहाँ से, यहाँ नॉर्थ इंडिया से गंगा, और इधर ब्रह्मपुत्र का पानी बे ऑफ बंगाल ओशियन है, इसमें गिर रहा है। तो सारी नदियों का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? कहाँ जा रही है ये? और साहब ये समुद्र में गिर रही है, ओशियन में गिर रही है। तो ठीक है, इनका खुद का जो वाटर है वो तो मीठा होता है, फ्रेश होता है, लेकिन फिर भी ये जमीन से जो है ना कुछ साल्ट्स वगैरह घोल के और ओशियन में डाल देती है, और ओशियन हरा हो जाता है, होता हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और एक दूसरा सोर्स हुई है खारा होने का। भाई आप किसी बर्तन बर्तन में रखा है, कोई पेंदे के अंदर छेद कर दो नीचे से, और उस बर्तन को आप खारे पानी में या साल्टी वाटर में रख दो, तो वो साल्ट जो है छेदों से नीचे से नहीं आएगा क्या? मतलब सरफेस ऑफ ओशियंस जो है वो भी जमीन के अंदर से साल्ट अपने अंदर लेते रहते हैं। छेद जो है, होल्स जो है ओशियन सरफेस के ऊपर, उनसे भी साल्ट ऊपर आता रहता है, तो साल्टी रहता है जो वाटर है। ओशियन जो जो भी नीले रंग का जो ब्लू वाटर है, इसमें ओशियंस का ये साल्ट का परसेंटेज क्या होना चाहिए? एवरेज, मैं एवरेज बोल रहा हूं।
इसका साइन समझते हो अरिथमेटिक में? 35 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम वाटर ऑफ ओशियन। ये जो दो निशान है, देखिए एक निशान जो है ना नीचे लगता है तो वो आउट ऑफ 100, जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में प्रतिशत कहते हो आप। और जब दो निशान लगा दिया जाता है मैथ्स में, तो मतलब क्या है कि ये चीज जो है इधर वाली, ये आउट ऑफ 1000 है। तो 1000 ग्राम ओशियन वाटर है, उसमें कितना ग्राम एवरेज बैठता है बताए? सिर्फ 35। तो क्या सारे समुद्र किसी से कोई आप स्पेसिमेन या नमूना ले लें 35 ग्राम मिलेगा? ना ना ना। ये सैलिनिटी का जो परसेंटेज है ये हर सी का, हर जगह का ओशियन में अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं अपने कम खारे समुद्र की तरफ चलेंगे, सबसे ज्यादा खारे समुद्र को देख कर आते हैं। जाओ आप, या कहाँ गया इजराइल के, इजराइल कहाँ है ये ये इजराइल है, यहाँ भूमध्य सागर के इस साइड में इजराइल, और यहाँ जॉर्डन, मेडिटेरियन सी के पास यहाँ इजराइल है, और इजराइल के किनारे जॉर्डन है। तो इनके किनारे जॉर्डन के अंदर एक डेड सी है, सबसे ज्यादा खारा मानते हैं। हालांकि तुर्की में एक झील है उसका सबसे ज्यादा खारा है, लेकिन आपकी बुक में डेड सी में बताया है इसने 342 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम वाटर डेड सी। इसलिए क्या है कि वहां डेंसिटी वाटर की जो है ज्यादा है, इतना ज्यादा साल्ट है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। वो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या है, आप उसमें कूद जाओ, आपकी डेंसिटी कम है तो आप वहां तैरोगे। डेड सी में आप कूद जाओ, हालांकि बहुत गहरा है ये, लेकिन आप डूबोगे तो नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? साल्ट ज्यादा है, डेंसिटी डेड सी की ज्यादा है, साल्ट, नहीं डूबोगे आप। और इतना साल्ट होने के कारण क्या है, वहां फ्लोरा और फौना भी नहीं, खाली पानी पानी है वहां पर। कोई आप देखोगे मछली देखता हूँ, क्रोकोडाइल देख, या इस तरह को कोई टोटोइस देखता हूँ, ये देखता हूँ, नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा साल्ट है डेड सी में, जॉर्डन के पास जो है। भाई साल्ट को जैसे अपने किया था ना, टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में इफेक्ट करने वाली चीजें, तो सैलिनिटी को इफेक्ट करने वाली चीजें भी 5 है। और सैलिनिटी मूवमेंट कब करेगा पानी? हाई से लो की तरफ। अब एक तरफ आप डेड सी का वाटर रख दो, एटलांटिक का पानी जो है कम साल्टी होता है, एक तरफ आप डेड सी का पानी रख दो, एक तरफ एटलांटिक का पानी रख दो, दोनों को मिला दो, तो क्या होगा? हाई से लो की तरफ साल्ट आएगा, यानी डेड सी वाला पानी जो एटलांटिक की तरफ आ जाएगा, धीरे 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 मूवमेंट करता हुआ। इस तरह से मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का। एक पहला पॉइंट है ये सैलिनिटी, हाई टू लो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पानी जो है वेपर बन के चला जाएगा, नीचे रह जाएगा साल्ट, तो कि साल्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 2 प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल बढ़ा दो। जब साल्ट में पानी डालते जाओगे, पानी डालते जाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा ना, तो साल्ट कम हो गया, और साल्ट प्रेसिपिटेशन से कम हो जाएगा।
साल्टी होने के दो तरीके बताए थे मैंने, रिवर बताया था, एक नीचे पेंदे में छेद बताया था। तो मैं ये रिवर का पॉइंट लेता हूं सैलिनिटी के लिए। रिवर जब उसमें गिरेगी, यानी जितनी ज्यादा रिवर गिरेगी उतना ही ज्यादा उसमें साल्ट बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स ये साइक्लोन लाती है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में फर्क समझ लेना भाई। साइक्लोन में क्या होता है कि कोई जैसे कोई समुद्र के अंदर एक जगह है सॉरी, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम है, लो है, और बाहर ज्यादा है। तो बाहर से वाटर वेपर जो है वो बरसात के रूप में और सेंटर की तरफ, कम की तरफ आएगा। मैंने बताया था ना कि ज्यादा चीज कम की तरफ जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने बरसात लेकर अंदर आएगा और एक साइक्लोन वाटर जो साइक्लोनिक हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। ये ये जो बरसात आ रही है, बरसात प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो साल्ट को कम कर देगा। तो साइक्लोन जो है वो ज्यादा आएंगे तो साल्ट भी सॉरी कम हो जाएंगे। पानी आ गया ना। और ऐसा हो कि यहां से जो इधर यहां प्रेशर ज्यादा हो, एंटी साइक्लोन समझा रहा हूं मैं, यहां प्रेशर ज्यादा हो और बाहर जो है प्रेशर कम हो, तो मैंने बताया ज्यादा से कम की हो, चाहे कुछ भी चीज हो, तो इधर जो है साल्ट वेव्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस एरिया में कम हो जाएगा। तो जिस ओशियन में एंटी साइक्लोन ज्यादा आते हैं वहां साल्ट कम मिलेगा, और जिस ओशियन में साइक्लोन ज्यादा एंटी साइक्लोन आते हैं उसमें साल्ट ज्यादा होंगे, और जब साइक्लोनिक बरसात होती है वहां ज्यादा। चौथा पढ़ लिया मैं, साइक्लोन एंटी साइक्लोन। करंट, नदियां जिसको कहा, पानी की नदियां अंदर, करंट। जो इक्वेटर है, ये देखिए ब्लैक लाइन बीचों बीच धरती के, ग्लोब के, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, बीचों बीच जो लाइन आ रही है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इसके पास जो सूरज की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है, सूरज यहाँ कैंसर लाइन तक आता है, यहाँ फिर वापस आ जाता है, फिर यह कैप्रिकॉर्न लाइन पर आता है, फिर वापस। तो ये तो बीच में रहता है, यहाँ तो सनरेज पड़ती पड़ती रहती है। तो यहाँ का जो वाटर होगा, ये ट्रॉपिकल वाटर या ग्रीन कलर ब्लू कलर में दिख रहा है, ये तो बहुत गर्म होगा। और गर्म जो है मैंने बताया कि ठंडे की तरफ भागती है। क्यों भाई, पानी को भी जलन लगती है जो ठंडा पानी मांगता है। और ठंडे वाला है वो कहेगा मेरे को तो ठंड लगती है, मेरे को तो कंबल चाहिए। वो जो ऊपर जो पोल्स की तरफ जो सनरेज जाती ही नहीं, वहां जो पानी है ये ठंडा है, कोल्ड है। तो ये तो इधर भाग रहा है, ये नदियां तो इधर भाग रही हैं बीच में, और बीच वाला पानी है ये क्या है, ठंडे की तरफ भाग रहा है, उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो वार्म जो गर्म करंट होंगी जो बीच में बताई मैंने पानी के, वार्म करंट ज्यादा जहां भी होगी वहां साल्ट वो जो है वेपर उठ गई ना पानी की, नीचे साल्ट पड़ा रहेगा, साल्ट ज्यादा होगा। और जहां कोल्ड आता है वहां वेपर तो उठती नहीं, साथ में साल्ट कम हो जाएगा। तो आपको ये 5 जो रीजंस हैं सैलिनिटी के बारे में बताकर, मैंने जो रीजंस बताए ओशियन वाटर का, मूवमेंट का,
वो एक प्रकार से यूं समझिए एक एक फिंगर डिकोड की है, अपने पाम का जो चीट कोड बनाया है उसमें एक फिंगर डिकोड की है, सैलिनिटी। अब थोड़ा पानी जो है ऐसे 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 धीरे धीरे नहीं जाएगा, सैलिनिटी में तो धीरे धीरे जाता है। अब नदी का जो है मोशन बढ़ेगा पानी का, उसको हम कहते हैं दूसरा फैक्टर, करंट या वाटर रिवर्स इन ओशियंस। देखो इसको मैं नक्शे से ज्यादा अच्छी तरह से अपने समझ पाएंगे। ये ये जो करंट है, पानी की नदियां हैं, ये क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर है। आप ये कहो कि ये यूरोप है, नॉर्थ पोल की तरफ है, यहाँ तो जीवन होना ही नहीं चाहिए, ठंडा होना चाहिए यहाँ तो, लेकिन लोग मजे से रह रहे हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह यूरोप के जो 30 देश हैं वो मजे से रह रहे हैं। क्यों? इनको गर्मी मिल जाती है इस रिवर्स के कारण। यहाँ ये ये जो ये रिवर है, ये ओशियन वाटर है, ये गर्म हो गया इसके कारण, इक्वेटर के पास है। ये क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर कैसे बनती है ये बता रहा हूं मैं आपको। यहां ये गर्म करंट जिसका नाम है गल्फ, ये गल्फ है, गल्फ स्ट्रीम, इसको क्या कहेंगे अपने, गल्फ स्ट्रीम यहां जा रही है। ये एक नीला सा जो मैंने बनाया है, ये न्यू फाउंडलैंड समझिए आप, न्यू फाउंडलैंड जगह है कनाडा के पास, न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड ठंडी में क्या हो रहा है, यहाँ बहुत भयंकर कोहरा निकल रहा है। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म, और इधर से ठंडे प्रदेश से आने वाली लेब्रोडर, और ये न्यू फाउंडलैंड के ऊपर टकराती हैं आपस में। गर्म और ठंडा जब टकराता है तो क्या होता है, फॉग, कोहरा होता है, भयंकर भयंकर फॉग होता है। तो ये फॉग की स्टोरी है, इसको छोड़िए एक बार। ये गर्म की जो करंट है ये आगे बढ़ जाती है इस तरह से, और एक ये नॉर्थ, ये अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक से ये एक धारा जो एक गर्म करंट है, ये यूरोप के किनारे की तरफ ऐसे मुड़ जाती है नीचे, जो लंदन पेरिस तक नीचे तक आते आ जाती है। यूरोप गर्म हो गया है, गर्म पानी के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। तो हो गया ना क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर। क्लाइमेट को ये जो करंट है ये प्रभावित कर देती है, एक्सचेंज कर दिए ना ये गर्म और ठंडे की धाराएं एक दूसरे से। अच्छा, इधर क्या है, अपने जो मानसून आता है, आप जो गर्मी के बाद में जो मानसून की जो आती है, ये अरब अरब से ये गरम गरम हवाएं, गरम करंट चलती है पानी की, और ये भारत की तरफ मुड़ जाती है। ये साउथ साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट वाली थोड़ी सी भारत की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ बरसात करा देती है। यदि ये करंट ना हो तो अपने भारत में तो मानसून आया ही नहीं, बरसात ही नहीं हो। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर है ये करंट। और क्या करती है ये, वर्षा, इनके जो किनारे हैं, जैसे मान लो कोई ठंडी हवा इधर जा रही है, ठंडी, ये अफ्रीका का नीचे का कालाहारी, सारे के सारे जितने भी जमीन है, ये जमीन है, इनका जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पर क्या है कि ये ठंडा पानी आता है, इधर से ठंडी करंट जाती है। यहाँ पूरा चिली, पूरा डेजर्ट है, ये भी वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर यहां से ठंडी करंट जाती है ये अफ्रीका में। यहाँ नीचे कालाहारी डेजर्ट है, ऊपर सहारा का डेजर्ट है। और तो और इंडिया में ले लीजिए, इंडिया के अंदर क्या है,
एक वो ठंडी अभी राजस्थान की ओर एक ठंडी, तो यहाँ थार डेजर्ट बन गया वेस्ट वेस्ट साइड में, यहाँ पर ये वेस्ट साइड में थार डेजर्ट। तो कहने का मतलब ये करंट जो है ठंडी, जो कोल्ड जो करंट है, ये जमीन के वेस्टर्न, जो ये महाद्वीप के कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में ये डेजर्ट बना देती है ठंडी, ये डेजर्ट बना देती है ये। और क्या इंपॉर्टेंस है इन करंट्स की? इनकी जो ठंडी और गर्म जहां ये मिलती हैं, जैसे मैंने एक मिलने वाला स्थान ये बताया मैंने, गल्फ स्ट्रीम और लेब्रोडोर। लेब्रोडोर ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, न्यू फाउंडलैंड के ऊपर मिलती है, तो ठंडी वाली मछलियां इधर आ जाती, वो गर्मी के अंदर क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि उनको सेंस नहीं रहता। और गर्म वाली मछली गल्फ स्ट्रीम से लेब्रोडोर की तरफ चली जाती हैं, उनको भी सेंस नहीं रहता कि किधर जाना है किधर बचना है। तो बहुत सारी मछलियां होती हैं, इसको ग्राउंड बैंक कहते हैं मछलियों का। यहाँ सारी जितनी भी मतलब ठंडे वाली गर्म वाली सारी टाइप की मछलियां जो मछुआरों को मिलती है, ये न्यू फाउंडलैंड जगह है ये, क्योंकि सेंस गायब हो जाता है ठंडे और गर्म के कारण मछलियों का। ये ध्यान रखना, आप न्यू फाउंडलैंड पूछ सकता है आपको। अरे मछलियों का तो सेंस गायब होना ही होना है। यहाँ जो शिप जाते हैं उनका जो कैप्टन होता है उसका भी सेंस गायब हो जाता है कि कोरे में कहा शिप को ले जाऊं। ये इसको इसलिए इसको इस जगह को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स भी कहते हैं, शिप्स का शमशान स्थान, क्योंकि यहाँ जो चट्टानों के उसको दिखता है नहीं, सेंस होता नहीं है कैप्टन को, और वो जाकर के एक्सीडेंट करवा देते हैं जमीन से। टाइटैनिक फिल्म देखी है ना, टाइटैनिक जहाज ही न्यू फाउंडलैंड के पास टक्कर खाया था, ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स। अब जो करंट आपने ठंडी और गर्म पढ़ ली, एक स्थान वो उधर मछली का है, रूस की तरफ से ओयोशिवो ठंडी ठंडी आती है, ओयोशिवो कुरोशिवो इधर से गर्म जाती है, दोनों मिलती हैं, मछलियां सेंस खो देती हैं। यहां भी मछलियां खूब इस प्लेस पर जापान के नॉर्थ में पाई जाती हैं। वेव, इसमें अब थोड़ा पानी को वर्टिकल उठाते हैं, ऊंचा। वेव का मतलब जानते हो ना आप, इस तरह से। ये क्रेस्ट, साइंस में पढ़ोगे आप, क्रेस्ट, ऊंचे स्थान को क्रेस्ट कहते हैं और लो को ट्रॉफ। क्रेस्ट और ट्रॉफ बनते रहते हैं पानी के, वेव में आगे चलता रहता है। ये किस कारण से होती है? स्ट्रॉन्गनेस ऑफ विंड। विंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा पानी को उतना ऊंचा उठा देगा समुद्र के अंदर। इस समुद्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं उससे ये विंड्स, जो वो तेज विंड्स है वो वेव बनाती है। इसमें ये जो लहरें हैं ये क्रेस्ट और ट्रॉव बनाती, पानी को आगे बढ़ाती रहती है वेव्स। चौथी फिंगर टाइड्स। टाइड्स का मतलब हाइट्स। समझ लीजिए आप, समझने के लिए मैं टाइड को हाइट बता देता हूं। किसकी हाइट? पानी की हाइट। समुद्र का जो पानी है उसकी हाइट बढ़ जाती है। भाई ऐसा क्या है, एक बाल्टी पानी लेने के लिए कितना जोर आता है, और आप बोल सारे पानी को ऊंचा उठा देते। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी पावर है जो ये टाइड चलाती है, ऊंचा कर देती है? ये जमीन को भी डुबो देता है, वो किनारों को डुबो देता है ये टाइड्स। ऐसी कौन सी पावर है, किससे आती है ये पावर? जैसे वेव्स के लिए मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ विंड, वेव्स बन गई। जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ सैलिनिटी, पानी मूवमेंट कर रहा है। मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेचर, पानी की नदियां करंट बन रही है। अब ये टाइड्स जो है, इतना ऊंचा पानी मतलब जमीन के ऊपर आ जाता है पानी,
समुद्र देवता जमीन के ऊपर आ जाते हैं। तो अपने ये सोचते हैं समुद्र तो अंदर है, उससे अपने को क्या नुकसान है, जमीन पर आ रहा है। ऐसी कौन सी ताकत है जमीन पर आ रहा है ये पानी, टाइड्स बन रहे हैं ये। मून और सन, मून एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज होता है, वो पानी को उठा के और जमीन के किनारे पटक देता है लाके। तो उधर उधर क्या है कि कोई शिप खड़ा है आने के लिए, उधर जमीन है, जमीन के पास किनारे पर मैं कैसे जाऊं, मैं नीचे तक तो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप क्या है कि फुल मून का इंतजार करिए। कोई बड़ा शिप हो, मान लो, छोटे शिप तो 1250 का इंतजार करते हैं। तो बड़ा शिप हो वो फुल मून का इंतजार करेगा, न्यू मून। इस टाइड को फुल मून और न्यू मून के ऊपर पानी तो सबसे ज्यादा ऊंचा चला जाता है। तो बड़े जहाज हैं वो इसका इंतजार करते हैं, फुल मून और न्यू मून पर अपने सामान उतारेंगे, वहां जाके अंदर उतार देंगे, बॉम्बे के अंदर जाके उतार देंगे, पानी से डूब जाएगा ये टाइड के कारण। फुल मून और न्यू मून की क्यों? क्योंकि देखिए ये धरती है, यहां सन है, यहां मून है, तो दोनों ही ग्रेविटेशन फोर्स जुड़ रहा है ना, ये ऐड हो रहा है। तो पानी जो है वो इतना ज्यादा यहां से इतना इतना आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा आ जाएगा ये। इसी को अपने स्प्रिंग टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड, अच्छा स्प्रिंग टाइड का मतलब फुल मून और न्यू मून पर, याद कर लेना स्प्रिंग टाइड। एक डेली का टाइड होता है, ट्वाइस, दिन में 2 बार आता है, दिन में 2 बार आता है। ये 12.52 यानी 12 आवर एंड 52 मिनट्स इट रिपीट्स। अब मान लो ये कहा कि अब शाम को 7 बजे टाइड आया है साहब, बॉम्बे का जो किनारा है पानी में डूब गया है। थोड़ी देर बाद ये लो में चला जाएगा, लो टाइड हो जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा पानी। बाद में फिर वापस कब आएगा टाइड? साथ में आप 12 जोड़ दीजिए, रेलवे टाइम से 1952 रेलवे टाइम से ये फिर आएगा। फिर इसमें आप 12 जोड़ दीजिए और 52 जोड़ दीजिए, फिर दोबारा रिपीट होगा। तो इसकी रिपीटेशन जो पीरियड है उसका क्या है टाइड का? डेली ट्वाइस, और रिपीटेशन जो आवर्स के हैं 12.52। ये लो टाइड मतलब हम तो चाहते हैं कि ये 12.52 पर ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा गया, शिप्स जो है किनारे पर लग जाए, वो लग जाए। लेकिन लो टाइड भी हो जाता है भाई। मतलब जैसे ये कितना पानी जमीन पर आ गया, इतना सारा, ये मून, ये धरती है, इस पर इतना पानी आ गया, ये इस साइड में भी दोनों साइड में लाइन में है मून। अब जो अष्टमी आती है 15 डेज के बीच में आती है अष्टमी, तब क्या होता है कि मून इधर होता है और सन इधर होता है। तब क्या होगा, इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी कट हो जाएगी, तो पानी जो है थोड़ा सा आएगा, मामूली सा। इसको लो टाइड कहते हैं, लो। और हाई ये हो गया ज्यादा पानी आने वाला, ये 15
5 से आवर से रिपीटेशन होता रहता है। और स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ये मैंने बता दिया है। स्प्रिंग टाइड आता है पूर्णिमा को, जब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब लाइन में, एक ही लाइन में जब तीनों अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में हो तो कौन सा टाइड आएगा भाई? आप बोलोगे स्प्रिंग टाइड आएगा। अच्छा, और जब 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे का ग्रेविटी काट रही हो, तो कौन सा टाइड आएगा? बोले नीप टाइड आएगा, ये लो टाइड आएगा। पांचवी अंगुली बहुत ही खतरनाक है। टाइड्स के बारे में और क्या बताने की जरूरत है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये फायदे हैं। शिप इधर आ जाता है, सामान लोड अनलोड कर लेता है। और समुद्र के अंदर जो फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट एनिमल्स हैं समुद्री, उनको क्या है कि जमीन से न्यूट्रिएंट ले जाता है, और वहां से जमीन से आयोडाइड क्लोराइड है वो जमीन पर ले आता है। और तो और नमक भी बनाते हैं खूब जोरदार, वहां बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं खाली, जो ही टाइड आता है वो नमक से भर जाते हैं, और उन बर्तनों को सरका के इधर ले आते हैं और सूर्य में सुखा लेते हैं और फिर नमक बन जाता है। ये फायदे हैं टाइड्स के। पांचवी अंगुली हो गई सुनामी। देखिए सुनामी का जो सेंटर था, सुनामी का कारण क्या है? अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन। और जो 26 दिसंबर 204 को जो सुनामी आया था, वो अर्थक्वेक बहुत ताकतवर था, 9.1 था, समुद्र के सरफेस पर नीचे आया था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशिया वगैरह ना, ये इंडोनेशिया वगैरह, सुमात्रा, बाली, ये इस तरह से जो आइलैंड्स है इंडोनेशिया के, यहाँ सुमात्रा इधर फिलीपींस है, और इन देशों में नुकसान ज्यादा हुआ था। 2.5 लाख लोग मर गए थे यहाँ इसमें। ऐसा मरने वाली क्या बात थी? यहाँ कमाल कर रहे हो। 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि कोई 150 मीटर 150 मीटर की, जिस रूम में बैठे हैं ये, ओनली इट इज 3 मीटर हाई, 150 मीटर्स की एक पानी का आ रहा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट, और स्पीड उसकी 8, मतलब एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड। तो जो उसके रास्ते पानी में कोई आ गए थे, जानवर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बिल्डिंग हो, सब ध्वस्त। यहाँ अपने यही सुनामी यहाँ आई थी 25 दिसंबर को। प्राय क्या है कि कॉलेजेस की और स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, तो वहाँ कम से कम 150 बच्चों का कॉलेज से कोई एक टूर गया हुआ था इंडिया के लास्ट में, यहाँ रामेश्वरम, धनुषकोडी आइलैंड के ऊपर यहाँ पर। अब साहब रात को सुनामी आई, वो 150 बच्चे रेलवे प्लेटफार्म पर थे, पता ही नहीं लगा उनका, सारा रेलवे स्टेशन ही उड़ गया। सुनामी इसको कहते हैं, सुनामी। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा ओशियन का जो करंट का जो मूवमेंट है वो किस में होता है? सुनामी में। पांचों जो मूवमेंट के तरीके हैं मैंने बता दिया, सैलिनिटी, करंट, वेव, टाइड्स और सुनामी। टाइड्स में सबसे ज्यादा ऊंचा जो टाइड्स है बे ऑफ फंडी में आता है, कनाडा के पास है, वो 16 मीटर तक ऊंचा चला जाता है। तो मैं समझ रहा हूं आपको पांचों डी कोड हुए। अब जो आपने जो क्वेश्चंस की चिट दी है उस क्वेश्चंस को हाँ देखना भाई क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन वाटर डोमेन? आपने पूछा है। हाइड्रो का मतलब वाटर, तो वाटर डोमेन को क्या कहोगे? हाइड्रोस्फीयर।
इस हाइड्रोस्फीयर के लिए जैसे ओजोन डे मनाया था एटमॉस्फेयर में 16 सितंबर, हाइड्रोस्फीयर का भी कोई डे है क्या? याद रखने पड़ेंगे भाई, पढ़ रहे हो आप। 22 मार्च, पानी की इंपॉर्टेंस याद रखोगे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। और आपने पूछा है कि एवरेज सैलिनिटी क्या है ओशियन की? सैलिनिटी मैंने बताया आपको 35 पर 1000, 35 ग्राम पर 1000 वाटर ऑफ ओशियन। डेड सी की तो मैंने 3/4 बताया था कि आप डूबोगे नहीं उसमें। व्हाट डू यू मीन साइक्लोन? कि बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर से क्या है कि एयर और वेपर जो है उस लो प्रेशर एरिया में ओशियन के अंदर घुसती है और तूफान खड़ा हो जाता है, उसको साइक्लोन कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम वार्म, इधर देखना बच्चों, ये बताइए आप। क्वेश्चन तो पूछ लिया एक बच्चे ने। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये इक्वेटर से, मतलब ये इक्वेटर है, ये गर्म है, तो ये यहां से जाने वाली जो करंट होगी गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म होगी या कोल्ड? वार्म होगी, यहां गर्म हो गई सूरज से। उधर से पोल की तरफ से एक आ रही है लेब्रोडर, पोल की तरफ से आ रही है। अच्छा, पोल पोल तो ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो लेब्रोडर को आप क्या बोलोगे? कोल्ड वेव। इसी प्रकार से उधर मछली का मैंने फील्ड में था ओएसओ, ओएसओ उधर पोल्स की तरफ से आ रही है, ओएसओ कोल्ड है, और इधर से क्यूरोसो जापान के पास से जा रही है, क्यूरोसो इधर से, क्यूरोसो ये हॉट है। जो बीच में गर्म पानी है सूरज के कारण इक्वेटर पर, उधर से जो भी पानी पोल्स की तरफ जाएगा वो होगी हॉट, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी वो होगी कोल्ड करंट। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड के अंदर जो है टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, ये अपने अभी पढ़े। सबसे ज्यादा ऊंचा टाइड कौन सा है ऊंचाई पाने की, जो 12.52 आवर्स के बाद में आता है, ये पूछा है, बताओ। बे ऑफ फंडी, बे ऑफ, जैसे अपने ने बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ फंडी, ये कनाडा के पास है किनारे पर। यहाँ 16 किलोमीटर तक का ऊंचा टाइड आ जाता है, मतलब इतनी जमीन जो है ना पानी पानी हो जाता है, और शिप्स जो है ये अंदर तक आके सामान को खाली कर सकता है। बे ऑफ फंडी कितना टाइम लेता है बताया हुआ मैंने आपको, ये क्यों पूछ रहे हो? 12.52 आवर्स, 12 आवर्स एंड 52 मिनट्स। मैं समझता हूँ 500 जो हाइड्रोस्फीयर में जो पाम से जो डिकोड किया सैलिनिटी का, करंट का, वेव्स का, टाइड्स का, और लास्ट में सुनामी, 2.5 लाख लोग मरे थे इसमें। मरने की बात से वैसे खत्म नहीं करना चाहिए अपने को टॉपिक, जिंदा रहने के लिए जल ही जीवन है, इससे खत्म करना चाहिए। जल ही जीवन है, लाइफ, जिस प्लांट पर पानी है वहां लाइफ है। ठीक है, अगला टॉपिक कल। थैंक यू।